पिछले साल विपुल जब गांव में अपने एक काका के घर घूमने गया था, तभी एक दिन टहलते हुए उसने देखा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? तभी वहाँ विपुल के काका आ जाते हैं। काका, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? तब वो लोग देखते हैं कि उस गांव के जमींदार एक गरीब किसान के ऊपर बहुत चिल्ला रहे हैं। सुन रामू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तेरे कर्ज चुकाने के लिए तू खेत में जितनी भी अनाज होगी उसे मुझे आधे कीमत में बेच दे। बाजार में अनाज 100 रुपए बोरे है, तो मैं तुझे एक बोरे का 50 रुपए दूंगा। मुझे सब बोरा दे दे। मालिक, ऐसा कैसे होगा? बहुत मेहनत से हम अनाज उगाते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते मालिक। देख, तूने फसल उगाने के लिए मुझसे कर्ज लिया है, तो ये सारे फसल मेरे हुए ना, और मैं बस तुम्हें अनाज का आधा कीमत ही दूंगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। रुकिए जमींदार साहब, आप गलत कह रहे हैं। कौन बोला? मैं रिया, इस गांव की बेटी। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं जमींदार साहब। आपने कर्जा दिया तो ठीक है, पर ये खेत आपका कैसे हो गया? है ना, इसने मुझसे फसल उगाने के लिए कर्ज लिया था, बदले में इसका फसल तो मेरा ही हुआ। फिर रिया सोचने लगती है। सोचने के बाद वो कहती है, आपसे काका ने वो पैसा उधार लिया है, उस पैसे से वो जो भी करे, इससे आपको क्या? उन्होंने आपसे कर्जा लिया था, ना कि आपको अपनी जमीन बेची थी। इस नाते काका, आप अपना सारा अनाज बाजार जाकर बेचिए और उसे बेचकर अपने जितना भी कर्जा लिया है उसे चुका दीजिए। इससे आपका मसला भी हल हो जाएगा और जमींदार साहब के पैसे भी चुक जाएंगे। क्यों जमींदार साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? जमींदार तो दंग रह जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रिया की बुद्धिमानी देखकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। तूने मुझे बचा लिया बिटिया। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर आते समय विपुल अपने काका से कहता है, काका, वो लड़की कौन थी? कितनी समझदार थी। वो लड़की हमारे पड़ोस की है, गरीब परिवार से है, मगर बहुत बुद्धिमान लड़की है। कुछ दिन बाद विपुल घर वापस लौट आई। फिर एक दिन उसकी माँ सपना ने उससे कहा, विपुल बेटा, तेरे वो काका तेरे लिए गांव में एक लड़की देखी है, हमें भी लड़की पसंद आई है। तू क्या बोलता है बेटा? अब मैं क्या बोलूँगा, आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन लड़की के पिता उतना खास दहेज दे नहीं पाते, तो इससे सपना थोड़ा नाराज थी। लेकिन शादी के समय विपुल ने देखा कि दुल्हन तो वही गांव वाली लड़की रिया है, तो उसे देख विपुल मन ही मन बहुत खुश हो गई। शादी अच्छे से हो जाता है। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद, अरे गांव वाले भैया के बातों में आकर इस लड़की से शादी करवाकर तो मेरी नुकसान हो गया। ये तो कुछ खास दहेज ही नहीं लाई मायके से। इसके कुछ महीने बाद पड़ोस के लड़के की शादी हुई, जिसमें नई दुल्हन मायके से बहुत सारा जेवर और पैसा दहेज में लाई। उसे देख विपुल की माँ जलने लगी। देखा बहू, हमारे पड़ोस की नई बहू कितना सारा जेवर और पैसा लेकर आई है। हाँ माँ जी, मैंने देखा है। लेकिन तू तो चिल्लर लेकर आई थी इस घर में। तू तो मेरे कोई काम की नहीं निकली। सुन बहू, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने जा रही हूँ, तो तू अपना रास्ता साफ कर ले। अब तेरा अकल ठिकाने पे आएगा। माँ जी, आप ऐसा सर्वनाश मत कीजिए, मेरा सब कुछ लूट जाएगा माँ जी। वो तू जाने, अब हट यहाँ से। इसके कुछ दिन बाद सपना अपने बेटे से कहती है, सुन विपुल, मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। इस लड़की को लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? रिया तो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत बुद्धिमान भी है। अच्छा, ऐसा क्या अकलमंदी देख ली तूने इस लड़की में? मुझे तो ऐसी कुछ नहीं दिखी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही उसकी परीक्षा लेकर देखिए। ठीक है, तू कहता है तो मैं उसको आजमा कर देखती हूँ, लेकिन तू इस बारे में उसको कोई बात नहीं बोलेगा।
ठीक है। फिर अगले दिन सपना रिया से आकर कहती है, देख बहू, अगर तू चाहता है मैं अपने बेटे का दूसरा लगन नहीं करवाऊं, तो तुझे मेरे 3 परीक्षा में पास होना होगा। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सपना सुबह रिया को आवाज लगाती है, रिया, ओ रिया बहू, कहाँ है? यहाँ आ। हाँ माँ जी, बोलिए, क्या बात है? तैयार तो हो ना पहली परीक्षा के लिए? जी माँ जी। देख, इन 10 केजी चावल में से कंकर को चुनकर अलग करना होगा, मगर ये काम तुम्हें सिर्फ 1 घंटे में ही करना पड़ेगा। ये सुनकर रिया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, जी माँ जी, ठीक है। इतना कहकर रिया फटाफट वहाँ से चली जाती है और ठीक 1 घंटे के बाद आकर अपनी सास से कहती है, ये लीजिए माँ जी, मैंने चावल और कंकड़ दोनों अलग कर दिए हैं। तूने ये इतनी जल्दी कैसे किया? हमारे गांव में लोग सूप का इस्तेमाल करके चावल को फटक कर उससे कंकड़ अलग करते हैं। ठीक इसी तरह मैंने भी वही किया। सपना कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले दिन, बहू, मेरी दूसरी परीक्षा ये है कि तुझे ये टंकी का पानी इन बाल्टियों में भरना पड़ेगा, टंकी को बिना हिलाए और उठाए। रिया फिर अपना दिमाग दौड़ाती है और ऊपर रखी टंकी में एक पाइप डाल देती है और उस पाइप को बाल्टी में रख देती है। फिर पानी अपने आप ही बाल्टियों में भरने लगी। ये देख सपना सोचती है, हाँ, वाकई ही में इसके पास काफी बुद्धि है। अगला परीक्षा और ज्यादा कठिन देना पड़ेगा। और अगले दिन, बहू, तुम्हारी आखिरी परीक्षा ये है कि तुम मुझे एक राख की रुमाल बनाकर लाकर दोगी, वो भी 1 घंटे के अंदर। माँ जी, मगर ऐसा कैसे होगा? ये तुम सोचो, मुझे 1 घंटे में रुमाल तैयार चाहिए। सपना वहाँ से चली जाती है। फिर 1 घंटा होने को आता है, मगर रिया नहीं आती। तब सपना सोचती है, लगता है अब जाकर लड़की फंसी। इस बार उसकी बुद्धिमानी नहीं चलेगी। अच्छा है। इतने में रिया हाथ में एक थाली लेकर आ जाती है। लीजिए माँ जी, आपकी राख की रुमाल। सपना ने देखा कि रिया एक रुमाल को थाली पर रखकर उसको पूरा जलाकर राख की रुमाल बनाकर ले आई है। ये देख सपना खुश हो जाती है और अपनी बहू को मन से स्वीकार कर लेती है। उस दिन से विपुल अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा।